Good evening, friends. This is me, Mohammad Zaman Farshodi, is back again on a video on the new topic, dengue. You all are very much surprised with this new name. Actually, in our society, people usually speak dengue, but the dengue is not the correct pronunciation of the dengue fever. The dengue is correctly called as the dengue. So, dengue fever is a viral disease. Yes, it is caused by the virus. ये एक वायरस से बीमारी होती है. Dengue fever is spreaded by the vector mosquito. जो इसका कैरियर होता है, जो इसका वेक्टर होता है, जो इसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट करवाता है, वो एक मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है. वो एक वेक्टर का काम करता है, कैरियर का काम करता है. डेंगी फीवर जिस वायरस की वजह से होता है, क्योंकि ये एक वायरल डिसीज़ है, उस वायरस का नाम होता है फ्रेवी राइबो वायरस. फ्रेवी इस वायरस का जीनस है. राइबो यहाँ पे स्टैंड्स कर रहा है आरएनए के लिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए, और वायरस है. डेंगी फीवर का जो वायरस है, फ्रेवी राइबो वायरस, ये अरबो वायरस फैमिली का मेंबर है. जो फीमेल मॉस्किटो जो इस डेंगी फीवर के वायरस को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट करवाती है, वो फीमेल मॉस्किटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है फीमेल एडीज इजिप्टी. हम कहते हैं एडीज मॉस्किटो से हो रहा है, तो फीमेल एडीज इजिप्टी से होता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है. मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं मेल मॉस्किटो क्यों नहीं कह रहा हूँ, फीमेल मॉस्किटो क्यों कह रहा हूँ. देखिए, ये जो काटने वाली शक्ति होती है, ये जो डंक होता है, ये सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के अंदर ही होता है, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसे अपने एग्स को न्यूट्रिशन देना होता है, और न्यूट्रिशन उसे हमारा ब्लड सक करके ही मिलेगा, हमारा खून चूस के ही मिलेगा. इसलिए फीमेल मॉस्किटो के पास ही काटने की शक्ति होती है, काटने का डंक होता है. डेंगी फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. ब्रेक के मायने होते हैं तोड़ना, बोन का मीनिंग होता है हड्डी. यानी जिसे डेंगी हो जाता है उसे इतना तेज़ बॉडी में पेन होता है, उसे ऐसा रियलाइज़ होता है, फील होता है किसी ने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी. तो जो डेंगी फीवर है, इस डेंगी फीवर के सिम्टम्स क्या हैं. देखिए, डेंगी फीवर के सिम्टम्स बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगी फीवर दो टाइप का होता है. एक होता है क्लासिकल डेंगी, एक होता है हीमोरेजिक डेंगी. हीमोरेजिक नाम से ही हमें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये हीमोरेजिक डेंगी ब्लड से रिलेटेड होगा. होता क्या है, क्लासिकल डेंगी और हीमोरेजिक डेंगी दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, पर हीमोरेजिक डेंगी में एक कंडीशन होती है कि जो बॉडी के अंदर की ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बस्ट होने लगती हैं, फटने लगती हैं. अब क्वेश्चन आता है क्लासिकल डेंगी के सिम्टम्स क्या हैं. हाई फीवर, तेज़ बुखार आएगा. सीवियर पेन अराउंड आइज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आँखों के पास की बोन्स होती हैं इनमें बहुत शदीद, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होगा. बॉडी रैशेस, बॉडी में रैशेस आएंगे. मसल्स पेन, पूरी बॉडी की मसल्स में पेन होगा. बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी. ये सब इसके डेंगी फीवर के क्लासिकल डेंगी के सिम्टम्स हैं. हीमोरेजिक डेंगी में एक नई कंडीशन आ जाती है कि बर्स्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी होने लगती है. ये हमने सिम्टम्स सीखे. अब डेंगी का जो मोस्ट क्लासिकल पॉइंट है वो ये है कि जिसे डेंगी होगा उसके प्लेटलेट्स बहुत डिक्रीज़ हो जाएंगे. प्लेटलेट्स जो बॉडी के अंदर के सेल्स होते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, तो जिन्हें डेंगी हो जाता है उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती हैं. तो अगर किसी की प्लेटलेट्स काफ़ी डिक्रीज़ हो रही हैं और उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो हम प्राइमरी तौर पे डॉक्टर्स प्राइमरी तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये आई थिंक डेंगी इस पर्सन को हो रहा है, पेशेंट को हो रहा है. क्वेश्चन आता है कि हम 100% कंफर्मेशन से कैसे कह सकते हैं कि हाँ डेंगी हो गया. देखिए, डेंगी का जो टेस्ट होता है वो टॉर्निक्यूट टेस्ट होता है. टॉर्निक्यूट टेस्ट डेंगी के डायग्नोसिस को डिटेक्शन के लिए होता है. क्या डेंगी को डिटेक्ट करने की और डायग्नोस करने की और भी टेक्निक्स हैं? जी हैं. सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट. सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका काउंट करते हैं, और हम इसमें देखते हैं प्लेटलेट्स काउंट को. अगर प्लेटलेट्स काउंट है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सिम्टम्स में डेंगी हो गया. टॉर्निक्यूट टेस्ट जो कि डेंगी के टेस्ट होता है. थर्ड जो इसका डायग्नोसिस और डिटेक्टिंग टेक्निक है वो आती है एनाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड.
एलाइसा जो है उसमें एंटीजन की और एंटीबॉडी की आपस में इंटरेक्शन होती है। जब डेंगू का वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो उन एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का जो बॉडी के अंदर इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन से, उस फाइट से हम बता सकते हैं कि डेंगू है। जो फोर्थ, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि अब अगर डेंगू हो भी है तो डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, क्योंकि डेंगू के ट्रीटमेंट की हम आपसे बात करें तो पूरी हमें हाई फीवर आ रहा है तो हाई फीवर के लिए कोई ना कोई एंटीपायरेटिक देंगे। एंटीपायरेटिक हमेशा बुखार में दी जाती है। अब उसे बॉडी के अंदर पेन भी हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, सीवियर पेन अराउंड आइज हो रहा है, गंभीर पेन हो रहा है हड्डियाँ जो आइज के पास उनमें, तो इसके लिए हम उसको एक एनर्जेसिक यानी पेन किलर देंगे। अब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो रही है तो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उसे ORS का घोल देंगे और फ्रूट्स देंगे। ORS यानी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का हम उसे घोल पिला देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या डेंगू के पेशेंट को हमें एस्पिरिन दे सकते हैं? एस्पिरिन क्या है? देखिए, एस्पिरिन एक पेन किलर है, एक एनाल्जेसिक है जो कि टूथ एक, हेड एक और पीरियड पेन में ज़्यादातर दी जाती है। पर एस्पिरिन को हम डेंगू के पेशेंट को नहीं दे सकते। इसका रीज़न है, डेंगू के पेशेंट को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डेंगू के पेशेंट के अंदर वैसे भी प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। अगर कहीं आपका वैसा कट गई है या आपका ब्लड फ्लो हो रहा है तो खुरंट जमाना, जो खुरंट बनता है जो ब्लड को जमा करेगा, कोएगुलेट करेगा, तो प्लेटलेट्स का काम होता है। प्लेटलेट्स का बहुत मेन फंक्शन होता है इसका, ये ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। पर अगर मैं बात करूं किसी पेशेंट की अगर प्लेटलेट्स कम हो गई हैं और अगर उसकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो हिमोरेजिक डेंगू में बर्स्ट हो गई हैं, तो हम ये बात जानते हैं उसके अंदर क्लॉटिंग वैसी नहीं होगी, खून कोएगुलेट वैसी नहीं होगा। एस्पिरिन जो है एक पेन किलर तो है, बट ये खून को पतला करती है, नैरो करेगी, थिन करेगी, ब्लड थिनर है। तो जब खून थिनर हो जाएगा, ब्लड थिन हो जाएगा, तो वैसे भी खून नहीं रुक रहा था प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, आपने एस्पिरिन दे के और उसका खून थिन कर दिया, तो बस ब्लड बहता ही रहेगा और गॉड न करे इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हेमोरेजिक डेंगू से डेथ हो जाएगी पेशेंट की, डेंगू की, ये हार्शली है। बट हेमोरेजिक डेंगू वाली कंडीशन बहुत आसानी से नहीं आती है। जब आप क्लासिकल डेंगू का ट्रीटमेंट ना करें तो क्लासिकल डेंगू का जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है तो हेमोरेजिक डेंगू में कन्वर्ट होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ट्रीटमेंट, क्या प्रिवेंशन है डेंगू से बचने के लिए? वो हर चीज़ जिससे हम मच्छर से बच सकते हैं, मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सकते हैं, हर वो चीज़ डेंगू के प्रिवेंशन में आई, क्योंकि हमें इवेंचुअली मॉस्किटो से बचना है। ये मॉस्किटो हमारा कैरियर है, वेक्टर है, जिस बीमारी को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक आ रहा है। तो हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो रेनी सीजन्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कई जगह हमारे यहाँ पे डैम प्लेसेस बन जाती हैं, पानी अपनी जगह पे स्टोर होने लगता है, पानी कई जगह जमने लगता है। और जब पानी स्टोर होगा कहीं पे, पानी इकट्ठा होगा, तो पानी की प्रेजेंस जो होगी, डैम्प वाटर जहाँ पे होगा, तो वो ब्रीडिंग को फेवर करेगा, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो बनेंगे। तो हमें एक बात इंश्योर करनी है कि हमें अपने पास ज़्यादा पानी करेक्ट होने नहीं देना, स्टोर होने नहीं देना है, कि ऐसे वहाँ पे मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो पाए जो आगे जाके हमारी डेंगू जैसे डिसीज़ करे। और बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे ब्लैक हिट वगैरह आता है और कॉइल्स आते हैं, ये सब इसके प्रिवेंशन में आते हैं डेंगू के, हम कह सकते हैं हर वो चीज़ जो मॉस्किटो से प्रिवेंट कराए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हियरिंग।